के डीएनए में पहले से माइनस में है, हमारे पास कुछ बुल है उनमें माइनस में भी रहता है, वो माइनस में है तो मतलब उसकी आने वाली जो बछड़ी है वो रिपीट करेगी। इसके अलावा जब वो माँ बन जाएगी, काऊ बनेगी, पहली बार तो ह्यूमन होगी, बच्ची होगी, जन्म लेगी, उसके बाद कंसेप्शन, काऊ कंसेप्शन रेट भी प्लस में होना चाहिए, मतलब वो अपनी ब्याह में रिपीटर ना हो। तो इसका ये आपको देखना पड़ता है डीपीआर, सीसीआर, एससीआर, हीपर कंसेप्शन रेट, डाटर प्रेगनेंसी रेट और काऊ कंसेप्शन रेट। ठीक है, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है दो फैक्टर। अब ये आ गया फीड एफिशिएंसी कि आप कौन से वाले गुण सिलेक्ट करना चाहते हो, उससे आपका क्या फायदा होने वाला हो। तो अगर आप फीड एफिशिएंसी वाले गुण चूज करते हो, फीड एफिशिएंसी गुण को बोलते हैं कि आपके यहाँ शॉर्ट स्ट्रेचर का अगर गुण लगाते हैं तो सपोज आपके यहाँ एक एचएफ गाय 7 क्विंटल की है, तो आप शॉर्ट स्ट्रेचर गुण यूज करेंगे तो आपके यहाँ 4.5 से 5 क्विंटल की गाय आएगी, जिसकी वजह से कम खाएगी और आपको दूध वो उसी कैपेसिटी का देगी। अगर कोई गाय छोटी है, ज्यादा छोटी है, मान लो 3 क्विंटल की, तो उससे क्या असर है? कोई असर नहीं। तो 3 क्विंटल की गाय पे आप लॉन्ग स्ट्रेचर बुल लगा के बड़ी गाय बना के आप उससे 20-25 लीटर दूध ले सकते हो। तो ये एवरेज है कि कैसे उसको हर में आप उसे देख सकते हो। अब इसके बाद हमारे बुल के अंदर ट्रांजिशन डिसीज के ऊपर भी कंट्रोल करके बुल देते हैं। ट्रांजिशन डिसीज का मतलब ये है कि जब भी जानवर जाता है उसके अंदर रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा, डिस्टोपिया, मैस्टाइटिस, कीटोसिस, ये वाली प्रॉब्लम अगर हो गई तो उसकी पूरी जात खराब हो जाती है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए रियल वर्ल्ड डाटा ट्रांजिशन राइट 5 स्टार बुल को सिलेक्शन करना होता है। अभी मार्केट में स्टार बहुत लोग छापते हैं, तो उन स्टार का मतलब ये नहीं था। ये एक सीडीसीपी संस्था है, सीडीसीपी अमेरिका में संस्था है, जिन बिलों का डीएनए टेस्टिंग होती है, जिन्होंने सिलेक्शन करके बनाया जाता है, उनका डाटा उनके पास रहता है। आप किसी भी समय गूगल में बुल नंबर डाल के देख सकते हो। तो यहाँ पे वो 5 स्टार ट्रांजिशन राइट बुल होना चाहिए। इन बुलों से आने वाली बछड़ी में ये केसेस ना के बराबर होंगे। सीमन पे डिपेंड करता है, सीमन उसकी जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम जीनोमिक की बात कर रहे हैं। जीनोमिक कैसे होती है? एक बच्चा जब होता है तो उसके कान से उसका ब्लड लेके सारी उसकी टेस्टिंग होती है। वो ये पहले से डिसाइड होता है कि इस बुल से आने वाली बछड़ी में दूध कितना होगा, फैट कितना होगा, इसके अंदर कोई बीमारी होगी कि नहीं होगी, कि ये नहीं होगा कि ये नहीं होगा। इसी बात का पैसा थोड़ा लगता है। पर बीमारी तो समय के साथ अपने आप, जैसे मान लीजिए बुल से क्या लेते हैं, बुल अगर वो सही था और समय था तो भाई खाने में प्रॉब्लम आती है, लोग देते हैं तो बीमार पड़ता है, तभी प्रॉब्लम आ सकती है ना, नहीं आएगी। अगर ये उसके डीएनए में आ रहा, डीएनए होगा, डीएनए में अगर उसके आ रहा है तो उसकी बीमारी है ठीक। हमारे कुछ बुलों में 3 स्टार भी है, 2 स्टार भी है, 4 स्टार भी है, सब में तो 5 स्टार लिखा नहीं है। ठीक, तो इसका मतलब उसमें कोई ना कोई कमी आई है। हमने बोला हमारे बुल में सिलेक्शन में एससीआर, सीसीआर ये प्लस में होने चाहिए, लेकिन हमारे कुछ बुल में माइनस में भी है। मतलब उसके डीएनए में ये है कि इसकी गाय जो बनेगी या बच्चा जो आएगा वो रिपीट कर सकता है। तो हम अगर प्लस लिख रहे हैं माइनस भी लिख के देते हैं, वो उसके डीएनए पे निर्भर करता है। जैसे आप नॉर्मल बुल की बात करेंगे तो जीनोमिक टेस्टिंग होती है, ये जो नॉर्मल बुल भी जो गवर्नमेंट लाती है या हम लाते हैं, इनके भी कुछ सिलेक्शन करके इनकी टेस्टिंग होती है कि ऐसा तो नहीं इनके अंदर कोई बीमारी हो, जैसे बावेसिया, फाइलेरिया, टिक बॉर्न डिजीज है, ये कंटिन्यू चलती है, तो ऐसा तो नहीं है। या इसकी माँ को बुसरैला था, बुसरैला पार्टस अगर था तो जब भी वो गाभिन करेगा उसकी बच्ची हमेशा अबॉर्ट करेगी। तो ये सिलेक्शन होते हैं टेस्टिंग से, ऐसे नहीं बता सकते। ये आपका ग्रोथ रेट है। अब दूसरा हमारा आता है कि जीनोमिक सिलेक्शन से आपको क्या बेनिफिट मिलता है। तो हमारे यहाँ जो जीनोमिक गाय आती है, जो इस बुल से पैदा होती है, वो 13वें महीने में 13th मंथ में आपकी क्रॉस कर जाती है, माँ बन जाती है, माँ बन
तैयार हो जाती है, क्योंकि पर डे के हिसाब से 900 ग्राम वेट गेन करते हैं जिनोमिक टूल। एबीएस के जिनोमिक टूल है, पर डे 900 ग्राम अगर फीड आप उनको सही दे रहे हैं, 900 ग्राम उनको वेट गेन ही करना है। और एक बच्चा जब आता है तो हम लोगों का पता होता है कि स्पाइक से पैदा होने वाली बच्ची 35 केजी की आएगी कि 45 केजी की आएगी, पहले उसमें नहीं होता। तो 35 केजी की आएगी, 900 ग्राम डेली बेसिस 365 दिन में 4 कुंटल के आसपास वो बच्चा चला जाता है। तो 11वें महीने में वो हीट पे आते हैं और 13वें महीने में उनको कंसीव कराना है। कभी भी किसी भी हीपर की पहली और दूसरी हीट को छोड़ना होता है। अगर आप पहली हीट छोड़ते हैं तो आपको ये डाटा मिलता है कि हमारी जो हीपर है ये कितने दिन हीट पे बैठती है। इससे आपको ये फायदा मिलेगा कि डॉक्टर जब एआई करने आएगा तो आप उसको बता सकते हो कि ये 36 घंटे या 24 घंटे या 48 घंटे हीट पे रहती है। दूसरी हीट छोड़ने से उसका फायदा ये होता है कि इससे यूट्रस का डेवलपमेंट प्रॉपर हो जाता है और थर्ड हीट पे वो कंसीव करने के लिए तैयार हो जाता है। तो किसी भी चीज़ को बिना देखे आप उसकी एआई ना करें, कहने का सेंस ये है। और 24 महीने में आपको वो बच्चा देती है। नॉर्मल आप बुल जो लगवाते हो उससे क्या होता है, वेट का इंतजार करते हो कि कब वो 300 केजी होगी, कब हम इसकी एआई कराएंगे। क्योंकि एज ए डॉक्टर किसी भी फार्मर को वो यही सलाह देगा कि पहले इसको 3 कुंटल का होने दो, और 3 कुंटल 3 साल में होती है। तो बताएंगे सीरियल वाइज हमारा ये है, हमने अपना सीरियल बना रखा, तो इसके हिसाब से सबको ज़्यादा समझ में आएगा। अभी जैसे हमने बताया कि आपको सिलेक्शन करना है, तो अब इसके अंदर पहले सबसे ऊपर लिखा होता है पेडिग्री। ये पेडिग्री बताती है कि इस बुल के जो खानदान है वो कैसा है। जैसे हम लोग तय करते हैं अपनी बेटी या भाई की शादी या बच्चे की शादी करने के लिए कि आसपास का एनवायरनमेंट कि माँ ने कितना दिया, पिता ने कितना दिया, तो उसका बेस अगर देखा जाए तो उसमें केवल रिलायबिलिटी होती है 35 लीटर। तो एग्जाम्पल के तौर पे बात करें कि एक 10 लीटर की गाय है, आपने उसमें 30 लीटर के बुल को क्रॉस कराया, तो उसके जो पेरेंट्स एवरेज है उसका 35% आपकी आने वाली बछड़ी में आएगा। 35% का मतलब हो गया कि जो आने वाली बछड़ी है वो पहले लैक्टेशन में 10.2 लीटर मिल्क आपको देगी। थर्ड आपका आता है जीनोमिक बेस्ड सिलेक्शन। तो जीनोमिक सिलेक्शन से आपको रिलायबिलिटी मिलती है 77%। मतलब आपके पास अगर 10 लीटर की गाय है और किसी भी गाय को उसके बुल की कैपेसिटी के हिसाब से अगर हम जीनोमिक सिलेक्शन करें तो 77% रिलायबिलिटी है, आपको वो मिल्क देगी। 77% रिलायबिलिटी का मतलब ये है कि हमारी साइड डायरेक्टरी में ये लिखा होता है कि 30 लीटर का जो बुल है उसकी रिलायबिलिटी कितनी है मिल्क देने की। ठीक है, तो 77% रिलायबिलिटी और 20% में 57% का अंतर आता है। इसीलिए इंपोर्टेड और जीनोमिक सीमन के लिए सब लोग बोलते हैं। अगर आपके यहाँ सपोज 5 लीटर देने वाली गाय है, उस पर आप 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर का बुल चढ़ाते हो, लेकिन उसकी जीनोमिक टेस्टिंग नहीं है, उसकी रिलायबिलिटी होगी 20%। तो 5 लीटर पे आपने 30 लीटर लेके आएंगे तो पहले ब्याज में वो 4.5 लीटर दूध देने वाली है। लेकिन अगर उसी जगह हम जीनोमिक सिलेक्शन करें और आपके यहाँ 10 लीटर की गाय है, आपने बुल जीनोमिक चुना, तो आपके यहाँ 75% रिलायबिलिटी के साथ में आपका मिल्क बढ़ के आएगा 16.8 लीटर पहले जाएगी। वो भी बताएंगे। अब जीनोमिक बुल सिलेक्शन करने से फायदे क्या होते हैं? तो पहला फायदा ये होता है कि मास्टाइटिस को कंट्रोल करते हैं। तो खनेला बहुत परेशान रहते हैं, उसको बोलते हैं मास्टाइटिस। तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे बुल रिपोर्ट होके आते हैं, उनका पहले से जीनोमिक टेस्टिंग होता है। उस जीनोमिक टेस्टिंग से पता लगता है कि इसका अडर कितना इंप्रूव करेगा। अगर इंप्रूव करेगा तो मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम्स कम आएंगे। ठीक है, दूसरे काम करते हैं हम लोग सोमेटिक सेल स्कोर कम करते हैं, जिसको आप लोग बैक्टीरिया बोलते हो कि अंदर बैक्टीरिया बढ़ गया तो फैलेगा हो गया।
तो सोमैटिक सेल स्कोर हमेशा बॉडी के डाटा है कि लेस देन 3 होना चाहिए किसी भी बुल का। अगर उस बुल का लेस देन 3 है तो आपके यहाँ आने वाली जो बछड़ी होगी उसके अंदर घरेला होने के चांसेस कम होंगे। अब जैसे एक इधर गाय है, ठीक है, और इधर एक गाय है, तो इसमें सबसे ज्यादा दूध कौन सी देगी? एक इधर है, एक इधर है। ये इसमें से कोई पकड़ लो, एक दो फोटो है, ये और ये, इसमें दो के एरो दिख रहे हैं, तो इसमें से कौन सी गाय आपको ज्यादा दूध देगी? ये जिसका पता वाला है, और आप कह रहे हो ये छोटा वाला देगा। हाँ, बीच वाली सही, वो छोटा ही है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जीनोमिक अगर, जो इधर वाले, इसके अंदर दूध है 40-45 लीटर, आटा दिखाई देगा, और इसके अंदर दूध है 20 लीटर। इसके अंदर, हाँ, इसके अंदर दूध होगा 20 लीटर, जो आप लोग पालते हो ना, बड़े बड़े अगर दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट अगर। इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है, ये जब आप दूध लोगे तो ये ऑटोमेटिक सूख जाएगा, अंदर को चला जाएगा, ठीक है। जो इम्पोर्ट बुल्स के बछड़े आते हैं वो ऐसी बछड़ियाँ आती हैं, तो आप लोग देखते हो ना उस पर यूट्यूब पे सर्च करके कि ये क्या कितना दे रही है, उन गायों के अडर इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। जब ऐसे अडर होंगे तो उनके अंदर फनेला नहीं होगा, जब ऐसे होंगे तो फनेला होगा। और हमेशा आइडियल तो वो बच्चा फंसेगा नहीं, चाहे वो छोटी गाय हो चाहे बड़ी गाय हो। ये एक भ्रांति है कि वो छोटी थी इसलिए फंसा, ये ऊंची थी इसलिए नहीं फंसा, ऐसा नहीं है। हेड साइड ही तय करता है कि बच्चा फंसेगा या नहीं फंसेगा, ठीक है। इसके लिए हमारी साइड आइडेंटिटी पे किसी भी मूल को पढ़ सकते हो, उसको लिखा होता है सायर काविंग इसी, मतलब इसके जो सायर है उसकी काविंग कैसे हुई, उसके डॉटर की काविंग कैसी हुई। तो पहले से जीनोमिक टेस्टिंग में लिखा होता है कि इसकी सायर काविंग इजी थी 1.6% और 64% रिलायबिलिटी कंपनी लिख के देती छाप के कि ऐसा होने वाला नहीं है अगर इस पुल का सीमन लगाओगे, ठीक है। इसमें 3 गायें हैं, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं डॉक्टर साहब का काम नहीं, ये सबका काम है। आप भी अपनी गाय को दीजिए, बेटी जब अपनी होती है तो 11 मेहमान देखे जाते हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब को देख के बताएंगे, आपको डॉक्टर साहब नहीं होंगे तो काम कैसे होगा? हमसे नहीं जानते, वही जानते काम करना, हमको बता रहे हैं। इसमें 3 देखिए मुँह बने हुए हैं, ठीक है। तो जो लास्ट में आप देख रहे हो उसका सब देखो, और जो पहले देख रहे हो उसका देखो। तो बेसिकली साइज सिलेक्शन में सबसे पहले ये चीजें देखी जाती है कि इसका हेड साइज कैसा होगा। अगर हेड साइज छोटा है तो डिस्ट्रोफिया होने के चांसेस कम होंगे। इसके बाद इसको बोलते हैं डॉक्टर साहब रैंप एंगल। तो रैंप एंगल ही डिसाइड करता है कि डिस्ट्रोफिया होगा कि नहीं होगा। तो पीछे ये जो आगे गाय दिख रही है और एक पीछे गाय दिख रही है, इसमें आइडियल गाय डॉक्टर साहब कौन सी है? ये है, ये आइडियल गाय आपकी ये, क्योंकि इसकी जो वेट है रैंप की वो क्यू, अगर वो ऐसे होगी तो उसमें बच्चा गिरने में फंसेगा, ठीक है। इसके बाद आ जाती थल वेट। तो हमेशा आगे का हिस्सा पतला और पीछे का हिस्सा चौड़ा होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको हम कैसे करेंगे, जो बच्चा आने वाला है उसको पहले से डिसाइड है इसका पीछे का छोटा होगा कि बड़ा होगा, ठीक है। अब ये आ गया, एक ये देखो है गाय और एक ये गाय। तो इस गाय का छोटा सा सिरा होगा, ये वेट भले 5 क्विंटल गेन कर ले, लेकिन सर का साइज हमेशा दूसरे की अपेक्षा छोटा ही लगेगा। ये एक बुल जैसी दिखेगी, ये एक गाय जैसी दिखेगी। अब आती है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, दूध देने की। मेन तो वही है सारा खेल। तो किसी बुल के सिलेक्शन में सबसे मेन भूमिका होती है प्रोडक्टिव लाइफ। प्रोडक्टिव लाइफ क्या होती है? कुछ है आइडिया आप लोगों को?
कोई आइडिया आपको? प्रोडक्टिव लाइफ का मतलब ये होता है कि कितने दिन ज्यादा दूध देगी। हमारे यूपी की मेन प्रॉब्लम यही है, हमारे यहाँ 4-5 महीने बाद दूध देना बंद कर देती है, जबकि एक एचएफ गाय ऐसी होती है जिसको आपका दूध छोड़ना होता है। तो बच्चा देते समय, हाँ, बच्चा देते समय आपको उसका दूध छोड़ना होता है। अगर उसका पीक लेवल कैसे बोलिए, अगर उसका पीक लेवल 30 लीटर का स्टार्ट हुआ था तो बच्चा देते समय 22 लीटर तक उसको दूध देना चाहिए। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा प्रोडक्टिव लाइफ। ऐसे बुल जिनकी आने वाली डॉक्टर की प्रोडक्टिव लाइफ ज्यादा होगी। अब जैसे इसमें लिखा है प्रोडक्टिव लाइफ 5.7 मंथ, मतलब ये बुल से आने वाली बछड़ी आपके हर्ड पे 5.7 महीने एक्स्ट्रा मिल्क कराने वाली है, ज्यादा नहीं, एक्स्ट्रा। मतलब उसने पीक पे अगर लिया था 30 लीटर तो वो अपने ब्याने के समय तक आपको 22 लीटर दूध करके देने वाली है। ठीक, अब इसी में आपका एक सवाल है कि भैंस, तो भैंस में 5 फैट तो होता है, लेकिन उसका कुदरत ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि 6 महीने में दूध ग्रंथि बंद हो जाती है। नहीं, कोई है भाई, वो एक अलग मैटर है कि वो आपकी देती है, कुदरती उसका 6 महीने ही है, साइंस 6 महीने लिख के देता है। ठीक है, 6 महीने से ऊपर नहीं है, उसका हार्मोनल एक्सपीरियंस है, कुछ भी है। ऐसे तो बिना मैं मांग के बच्चे देते रहते ना, नहीं बच्चा हुआ है वो लगा तो दिल्ली बंद के होंगे। ठीक है, तो मेन हो गया प्रोडक्टिव लाइफ। आप बुल की जरूर देखें, किसी भी बुल का प्रोडक्टिव लाइफ ही डिपेंड करेगा मिल्क के ऊपर। अब इसके बाद आ जाता है फर्टिलिटी। एक कॉलम हम लोग लिख के देते हैं बुल के ऊपर, फर्टिलिटी, हेल्थ एंड फर्टिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो आने वाले डॉक्टर है उसके अंदर अगर रिपीट फीडिंग की प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको हिपर कंसेप्शन रेट और काउ कंसेप्शन रेट अच्छा देखना पड़ेगा। अगर ये प्लस पे है तो मतलब वर्ल्ड के मिल्क प्रोड्यूसर हैं, लेकिन कैटल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है क्योंकि उनका एवरेज 5 से 7 लीटर ही है। तो इसको चेंज करने के लिए हमारे पास विकल्प क्या है? वो विकल्प है जीनोमिक सिलेक्शन, कि कैसे हम आने वाली नस्ल को इंप्रूव कर सकें। अगर हम इसी बेस पे चलेंगे तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए हमारे देश को बार बार चिट्ठी लिखी जा रही, ठुकराया जा रहा है कि भाई आपके यहाँ कैटल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउसेस बनती हैं और ये जो ग्लेशियर रूट है उनमें सबसे मेन भूमिका आपकी इंडिया की। ये हमारे यहाँ का तरीका है। तो जब भी हम कोई भी डैम सील्ड के बेसिस पे बुल लेते हैं तो उस बुल में हम देखते हैं कि हमारी काऊ जो है वो कितने लीटर दूध देती है। तो डैम सील्ड देखा तो एक गाय हमने एचएफ ली जिसका डैम सील्ड हो गया बुल का 30 लीटर। तो जब 30 लीटर के बुल को हम उसकी 10 लीटर की गाय से क्रॉस कराते हैं तो उसको पहले लैक्टेशन पे आपको 8 लीटर दूध देती है। वजह है इसकी क्योंकि डैम सील्ड के बेसिस पे कोई भी बुल आप किसी भी कंपनी का सिलेक्ट करते हैं तो उसकी रिलायबिलिटी होती है 20%। मतलब आपने 1000 बुल यूज किए 1000 गायों पे तो केवल 20% गाय हैं जो ये प्रोडक्शन आपको देती है, नहीं तो इससे भी नीचे चली जाती है। तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि फर्स्ट ब्याज में इसने कितना मिल्क दिया, उसी के हिसाब से सेकेंड थर्ड फोर्थ लैक्टेशन में वो मिल्क को बढ़ाती है। दूसरा पाल लो उसको बाहर करोगे, ठीक है, कोई हार्मोनल थेरेपी करोगे, 1.5 रुपया उसका होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप? उसके बाद उसके यूट्रस के शेप को प्रॉपर लाने के लिए कोई ना कोई दवाई टॉनिक रखोगे, ठीक। उसके अंदर एक आयु डालोगे, मैक्सिमम तो बहुत दूर की बात है, 5% लोग रिपोर्ट करते हैं, बाकी भाई यूरिया डाल दो या आयु डाल दो, इस तरीके की होता है। हम कंप्लीट कर देते हैं जो एक तो होता है आप जानते नहीं और दूसरा ये होता है आप मानते नहीं।
हाँ दूसरा जानते नहीं को तो मान ये तो जानते नहीं, और दूसरा है कि मानते नहीं। तो जानिए भी और मानिए भी। आप सब जानते हो कि थ्योरी करना जरूरी है, विजुअलाइजेशन जरूरी है, लेकिन हाथ से अंदाज करके किए जा रहे हैं, जान रहे हैं लेकिन मान नहीं रहे हैं। तो जानते हैं और मानते नहीं हैं तो भी आपको रिजल्ट कम हो जाएगा। जितना जानिए उतना मानिए और उसका आप अनुसरण कीजिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सीआई कार्यकर्ता कुशल हो। अब कुशल होने के बाद आपकी जिम्मेदारियां क्या है? सॉरी सही गाय भैंस की आई करना, गाय भैंस अगर सही कदम खाए तभी आप उसकी आई करें, अन्यथा आपकी लगाया नहीं होंगे। ये हमको चीज बनानी है और रिजल्ट नहीं आएगा तो आप खिला देंगे। एक ही आई करता है, दिन भर में भी आई करता है, एक तो दिन भर में एक करता है, तो अच्छा काम करने ज़्यादा काम आएगा। अगर सही कदम नहीं है तो आप उसमें आई ना करें।